नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी काफ़ी गंभीर है। बीजेपी की कोशिश है कि राष्ट्रपति चुनाव में अधिक से अधिक वोट हासिल किया जाए, जिससे जीत का अंतर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। इसे लेकर एक और बीजेपी एनडीए के घटक दलों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे के नेताओं को भी साधने की कोशिश की जा रही है। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज करीब 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान कर रहे हैं। वहीं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। मतदान दिल्ली में संसद भवन और राज्यों की विधानसभाओं में जारी है। वहीं सीएम शिवराज ने भोपाल विधानसभा में मतदान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मतदान किया। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में मतदान किया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में मतदान किया। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेंगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। देखिए, एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक तरफा यहाँ से जीत रही हैं और महज औपचारिक जो मतदान है वो तो महज औपचारिकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक अपना मतदान कर रहे हैं, साथ में हमारे बहुजन समाज पार्टी के और निर्दलीय विधायक, उन्होंने भी सबने समर्थन दिया है। तो उत्तराखंड से उनकी बड़ी जीत यहाँ से हो रही। तो नेचुरल जिस राज्य का बनता है उम्मीदवार, उस राज्य में तो वेलकम तो होता ही है, तो उस रूप में लेना चाहिए। एक राज्य का उम्मीदवार बना है तो यहाँ के लोगों में भावना हो सकती है, और जो वोटिंग होगा उसका पैटर्न तो वही रहेगा जो विचारधारा की लड़ाई है। जो मैंने कहा आपको, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वो बात लागू रहेगी। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है। कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। क्या गठबंधन तोड़ रही है बीजेपी 24 के लिए? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर नफरत फैलाया करके और उसका उदाहरण है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, भरत सिंह कांग्रेस से और दीपक राय राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। अश्विनी जी, बहुत दिशाओं में संदेश विस्तृत हो रहा है, राष्ट्रपति चुना जा रहा है, आदिवासी समुदाय से आती हैं द्रौपदी मुर्मू। एक सोचने का विषय है कि जो देश में नक्सल कॉरिडोर में भी जो अराजकता फैलाई जा रही थी, वो भी कहीं ना कहीं एक जो लोग थे वो बरगलाते थे हक को लेकर। आदिवासी समुदाय में या जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी एक संदेश चला गया है कि हक सबको मिल रहा है। अब ऐसे में इतने सारे संदेश चला जाना, क्या निश्चित रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है बहुआयामी नहीं हो गया है आने वाले भारत के लिए? बिल्कुल जी, देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है बड़े ही दूरदृष्टि से काम करती है कि देश के हित में क्या हो सकता है। अभी तक विपक्षी दल के लोग सिर्फ जो है
कुछ मुद्दों पर, क्योंकि मुद्दे अब बचे नहीं उनके पास, वो चिल्लाते हैं, कभी शेर पर चिल्लाते हैं, कभी असंसदीय भाषा पर चिल्लाते हैं, कभी किसी चीज पर चिल्लाते हैं। एक उनका नेता, और जो भी कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे जो भी विपक्ष के लोग हो, वो इन सब चीजों पर सिर्फ भाजपा का विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। इस राष्ट्रपति चुनाव ने ये पूरे देश को बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के उस अंतिम वर्ग के बारे में भी सोचती है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। और आज उसका एक उदाहरण हम पेश कर रहे हैं, और अभी ये उदाहरण हमारे और भी विधायक जो हमारे दल के नहीं है, जो हमने समर्थन जिन्होंने नहीं किया है, त्रितुल जी, शाम तक या जिस दिन चुनाव की गणना होगी उस तक देखने को मिलेगा कि ये सीमाएं टूटती हैं और अंतरात्मा की आवाज पर कितने माननीय विधायक और माननीय सांसद लोग द्रौपदी जी को वोट करते हैं। उसका 2-3 उदाहरण है। अभी गहलोत जी बोल रहे थे कि जिस राज्य का प्रत्याशी होता है उस राज्य में स्वागत होता है। अच्छी बात है, बीजू जनता दल ने वही किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने यशवंत सिन्हा जी को प्रत्याशी बनाया, और उनको ये क्यों कहना पड़ गया कि अगर मुझे पता होता कि मुर्मू जी बनेंगी तो मैं इनको प्रत्याशी न बनाती। इसके 2 कारण हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता, और दूसरा वो आदिवासियों के बीच में आप अपनी जाति हुई को बचा रही हैं। इसीलिए यशवंत सिन्हा जी को उन्होंने स्वागत नहीं किया, जो गहलोत की स्वागत की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने दिया उनको। तो ये दलीय सीमाएं बाकी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया है और अपने उस नारे को सार्थक बनाने का काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है जी। भरत सिंह जी, क्या लगता है कि जो बहुआयामी दृष्टिकोण से चुनाव को परिपूर्ण कर दिया गया है, कैसे देखता है विपक्ष इसको? देखिए, ये तो स्वागत योग्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक विपक्ष का जो काम होता है, विपक्ष अपना काम करता है और विपक्ष की तरफ से एक कैंडिडेट दिया गया है यशवंत सिन्हा जी को, तो जो विपक्ष की तरफ से बन पड़ता है वो करेंगे। और रही बात की जो अभी अश्विनी जी कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता, कि नहीं बहुत खुश होकर सब लोग दे रहे हैं, तो शायद आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री को किस तरह से ईडी और पीछे लगाया गया, जांच एजेंसियों को पीछे लगाया गया और उनको मजबूर किया गया कि वो समर्थन दे। ठीक है, शिवसेना को मजबूर किया गया सरकार तोड़ के कि वो समर्थन दे। तो देखिए, आपके पास सारे हथकंडे मैं तो एक इस सवाल समय पूछूं क्या आपसे? अश्विनी जी, भरत सिंह जी, पूछिए ना। एक सवाल पूछूं आपसे, ये पूछिए ना। क्यों डरते हैं भाई हेमंत सोरेन? डरे क्यों? माइंस क्यों नाम करा लिए अपने? क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री बनते ही खाने अपने नाम कराने लगे और एसएलपी फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि उनको डरा दिया। डरने का काम तो वो खुद कर रहे हैं। अगर ईमानदार आदमी होता तो क्यों डरता, बताइए जरा। ठीक है चंद्रशेखर भाई, ये तो कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान है, लेकिन आपके पास, इनके पास एक हथकंडा है ना, सीबीआई और ईडी का, जो चार्जशीट और फेम दाखिल कर सकते हैं। अरे वो अपराधी न होते हुए भी अपराधी बता सकते हैं। ऊपर हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ किसके ऊपर हो रहा है भरत सिंह जी? आपके ऊपर हो रहा है क्या? मैं जवाब दे दूं, मेरे ऊपर भी होगा जब मैं जिस तरह से अटैक भाजपा के ऊपर करूंगा, जब उनको लगेगा कि ये मेरी पोल खोल रहे हैं, वो मुझे भी किसी न किसी झूठे केस में फंसाएंगे। ये आपको मैं लिखित तौर पे दे देता हूँ। चलिए, नहीं रहा है ना अभी तक कोई झूठा केस दिख नहीं रहा है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, अमित शाह को क्लीन चिट मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे भाई, क्लीन चिट मिला कब? जब कोर्ट गए, लड़े और उसके बाद क्लीन चिट मिला। ठीक है, उसके बाद में इस देश के प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिल गया और उसमें सिस्ता तिलिस्वाड़ को जो है वो बता दिया गया कि 30 लाख रुपया लेके एसआईटी ने कबूल करवा लिया कि आप तो होंगे ना, हलफनामे में होगा ना भाई, हलफनामा एसआईटी ने दर्ज किया है तो होगा ना, उसमें साक्ष्य भी तो दिए होंगे। नहीं चंद्रशेखर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई भी अनर्गल आरोप लगाना होता है तो एसआईटी इनकी है, सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है। पहले तो ऐसा होता था कि पूरे देश की होती थी और एक जो है
स्वच्छ और साफ सुथरी एजेंसी कहा जाता था। अब तो इस एजेंसी का ये स्थिति कर दी है कि जो भाजपा कहेगी, जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी कहेंगे, उसी को जो है ये लोग मानते हैं। अगर इनको नौकरी करनी है, रहना है, तो ये सुनना है, और नहीं तो उसके बाद इनका जो है ट्रांसफर हो जाएगा या इनको जो है बीआरएस लेके हट जाना पड़ेगा। तो स्थिति ये है, और यही वजह है कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे दल घबरा के जो है इनको समर्थन दिए हैं। हाँ, फिर मैं कहूंगा कि एक स्वागत योग्य है। वो अगर जीतती है तो कोई कांग्रेस पार्टी इसका विरोध थोड़ी नहीं कर रही है, कोई जीतेंगी नहीं। अरे मार्केट अलवाजी को हमने खड़ा किया है उपराष्ट्रपति के, देश की बेटी है मार्केट अलवाजी। अब भाजपा से कह दीजिए कि मार्केट अलवाजी को भी ये लोग सपोर्ट कर दें और जो है वोट डाल, मार्केट अलवाजी को वोट डाल दें, बात खत्म हो गई। तो क्या देश की बेटी सिर्फ जो है द्रौपदी जी है, मार्केट अलवाजी नहीं है? हाँ, नहीं, बिल्कुल। उन्होंने तो कांग्रेस से सवाल भी पूछे हैं, समय समय पर आरोप भी लगाया है कई बार। मैं आऊँगा आपके पास भरत सिंह जी, मैं आऊँगा। दीपक जी, मैं ये सोच रहा था सुबह से आज कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन चर्चा ये भी कि जो जन जंगल ज़मीन के कहीं अधिकार के नाम पर आदिवासियों को बरगलाया जा रहा था, अराजकता और अलगाववाद की तरफ धकेला जा रहा था, इतना बड़ा अधिकार मिलना, मुख्य धारा में सम्मिलित होना, देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी राष्ट्रपति का होना, क्या नहीं लगता कि नक्सल कॉरिडोर की भी कमर टूट गई है आज पूरी तरीके से? चंद्रशेखर जी, आपने सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है बीजेपी जो है, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे नगर निगम का इलेक्शन हो, चाहे विधायिका का इलेक्शन हो, चाहे आपको लोकसभा का इलेक्शन, तो जितने चुनाव बहुत ही सीरियसली लेती है, मतलब इनके लिए एड़ी चोटी लगा देती है। इनको मतलब जो R&D की बात होती है तो ये हमेशा करते रहते हैं। तो एक जो मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला, अभी यशवनी शाह जी ने सही बोला कि बीजेपी जो है देश हित की बात हमेशा सोचती है, और देश हित के साथ साथ जो अपनी पार्टी की हित है वो भी उतना ही बराबर की सोचती है। अभी देखिए झारखंड में इलेक्शन है, एक तो इनको वहां से भी एक कैंडिडेट बनाना था, दूसरी तरफ एक नक्सलवादी जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी शायद कहेंगे कि उसका जवाब देने के लिए एक कैंडिडेट खड़े इनके ऊपर कोई नहीं है। वो गवर्नर भी रह चुकी है झारखंड के लिए, तो एक बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट तो है आने वाले चुनाव में और 2024 में भी इलेक्शन। दूसरी तरफ विपक्ष जो है इन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप देखिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, अधिकतर पार्टियां ने सपोर्ट की है। आप ईडी की डर से आप ठीक है, आप एक ये नहीं कह आप डायरेक्ट जो अभी परिदृश्य बन रहा है उसमें आप ये नहीं कह सकते केवल ईडी की डर से। उधर ठाकरे जी को ईडी से क्या डर है? तो कहीं कहीं एक बिखराव था पार्टी को, उन्होंने कोशिश की एक वो करने की, तो ये भी एक वो है। दूसरी तरफ जहाँ पे समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी के चाचा जी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। ममता बनर्जी भी एक तरह से सपोर्ट में आ चुकी हैं, हेमंत सोरेन आ चुकी है। तो बीजेपी का जितना स्ट्रोक रह रहा है, जो भी इनिशिएटिव रह रहा है, वो ऐसा रहता है कि विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता। तो शायद इसीलिए जो है द्रौपदी मुर्मू जी है सबके लिए सर्वमान्य हो गई है, और जितना दिन तो एक तरह से क्लियरली एक बस फॉर्मेलिटी बनी औपचारिकता ही है, और ये इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है अश्विनी जी, कई योजनाएं स्पष्ट भी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कई बार जब मंथन करते हैं तो समझ में आता है कि निश्चित रूप से बहुआयामी दृष्टिकोण रखा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। आने वाले समय में जिस तरह से नीतियां तय हो रही हैं और जिस तरह से कहीं ना कहीं चारों तरफ देश को देखा जा रहा है, क्या लगता है कि बदलाव जो धीरे धीरे हो रहा है उसकी गति तेज होगी? लाउड स्पीकर की आवाज धीमा नहीं किया गया है, ये देखिए कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये हमको लग रहा भरत जी के ही पीछे से आवाज आ रही है, और हम भरत जी का राजस्थान से हैं, कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं अश्विनी जी जहाँ से आपकी सरकार बनी है महाराष्ट्र में, नहीं उसी जगह पे हूँ, और लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, आपका मुख्यमंत्री है। नहीं वहाँ तो राज ठाकरे जी ने जो है वो किया था, तो ये बताइए कौन से जगह पे है, मैं तुरंत जो है वहाँ के सीपी को मैं बोलूँ फोन करके कि भाई देखो यहाँ पर मुंबई से चांदीवली में आप कर दीजिए, आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, बता दीजिए, कर लीजिए। ये बोलना पड़ेगा, लेकिन जो मूल प्रश्न था मैं उस पर आता हूँ। जी ये चंद्रशेखर जी, देखिए जो आपने सवाल किया उसमें दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। अभी भरत जी ने सवाल उठाया झारखंड का और ईडी और सीबीआई। देखिए भरत जी, आप लोग हमेशा ईडी सीबीआई की बात करते हैं, मैं झारखंड में ही नहीं जाता हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ।
मध्य प्रदेश में हमारे पास जीतने भर का, पूरे देश में अभी देखिए दीपक जी ने भी बताया और दिख भी रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने जा रही हैं। उसके बावजूद भी जितने आदिवासी एमएलए थे, चाहे छत्तीसगढ़ में चाहे झारखंड मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने सबको व्यक्तिगत रूप से, शिवराज सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप से सबसे संपर्क किया है और उनसे कहा है कि आदिवासी एक पहली बार महिला राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है और आप लोग अपने अंतरात्मा की आवाज पर उनको वोट दें। वो कई चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है, उसमें कई चीजें और आएंगी कि जिसमें जो आदिवासी, अभी बार बार त्रिशूल जी उस चीज पर कह रहे हैं, नक्सलवादी हमेशा जड़ जंगल और जमीन की बात करते रहते हैं, उनको कितना आलम्ब मिला है इससे वो आप कल्पना नहीं कर सकते। और ईडी वाली बात पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। भरत जी एक वही के पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, YSR जी, वहां पर आंध्र प्रदेश में। अचानक उनका दुखद जो है दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अनेकों लोगों ने आत्महत्या किया और बड़ा लोगों ने वहां जो है शोक प्रकट किया। उनके बेटे जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सोचा कि हम जो है हैदराबाद से एक पैदल शांति यात्रा निकालेंगे। सोनिया जी ने उनको मना किया, वो नहीं माने, दोबारा मना किया, फिर नहीं माने और शांति यात्रा निकाला अपने पिताजी के मरने के बाद। भाई किसी को भी हक होता है कि भाई उनके जो लोग मरे थे उनके परिवार तक जाना और उनको सांत्वना देना। उसके बाद इस तरीके से आय से अधिक संपत्ति, ईडी और सीबीआई का प्रयोग आप लोग सोनिया जी ने किया था और उनको जेल जाना पड़ा था। इस चीज को भी याद रखिएगा आप लोग। बार बार आप लोग ईडी और सीबीआई संस्थाओं को स्वतंत्र काम करने दीजिए, उस पर मत जाइए। आपके राजनीति में अगर कोई तथ्य नहीं है आपके पास, कोई मुद्दा नहीं बचने दे रही भारतीय जनता पार्टी, तो ईडी और सीबीआई की आड़ में मत छुपिए। राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने जो जवाब दिया, अगर वो चोर नहीं होंगे, अगर वो गलत नहीं होंगे तो बच के आएंगे। उसके बाद आप अटैक करिएगा देश की संस्थाओं पर। सोनिया जी भी जाएंगी, उनको भी जवाब देना है। संस्थाओं को काम करने दीजिए। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतना जानते हुए कि हम रिकॉर्ड बदों से जीत रहे हैं और अंत तक मेहनत कर रही है, कहीं आप इसका उदाहरण दिखा दीजिए तो हम माने कि हाँ आप लोग भी कम से कम देश में राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं। जी भरत सिंह जी। नहीं, जैसा इन्होंने जैसे भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं अश्विनी जी कि ईडी जो है एकदम स्वच्छ और साफ सुथरी काम करती है। पता नहीं इन्होंने अपने जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है उसमें धो के लाए हैं क्या, लेकिन सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही टारगेट क्यों करती है। नारायण राणे जी के बारे में याद होगा, आपके एक नेता जो है किरीट सोमैया जी ने नारायण राणे के बारे में सारा चीज दिया था, पेपर वर्क दिया था। ये कहा था कि नारायण राणे इस घोटाले में शामिल है। उनके ऊपर जब वो कांग्रेस में थे तो इंक्वायरी चालू हो गई और ईडी ने उसकी इंक्वायरी की। जब उनको जो है जैसे इंक्वायरी में वो फंसने वाले थे, उसके बाद उन्होंने पाला बदला, उनको कहा गया कि आप भाजपा में आ जाइए, आप बच जाएंगे। फिर वो भाजपा में गए और उसके बाद में वो साफ सुथरे और आज केंद्रीय मिनिस्टर बने हैं नारायण राणे। एक ये उदाहरण देता हूँ। दूसरा उदाहरण देता हूँ, यहाँ के एक पाटिल जी है सांगली के, और वो जो है खुले तौर पे पूरे मंच पे चंद्रशेखर भाई ये कहते हैं कि मुझे जो है चैन की नींद मैं सो सकता हूँ, और इसलिए सो सकता हूँ क्योंकि मैं भाजपा में आ गया हूँ और मुझे ईडी और सीबीआई का अब डर नहीं है। अश्विनी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा का एक नेता जो कभी मंत्री हुआ करता था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, वो भाजपा में जाके वो इस तरह से वक्तव्य देता है। ये दो हो गए। उसके बाद में आप ले लीजिए शाहरुख खान के लड़के को जिस तरह से फंसाया गया, उसके बाद में उसको क्लीन चिट देती है कोर्ट, और फिर उसके बाद में उसका जो मान मर्दन किया गया। क्या इस विषय पे भी कुछ आप लोग कहेंगे? तो विशेष तौर पे ईडी जो आपकी है, आपकी ईडी जो होती है अश्विनी जी, वो ईडी जो है विशेष तौर पे सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही लटकाने का काम करती है और सिर्फ अपने लोगों को बचाने का काम करती है। तो भाजपा के लोग तो साफ सुथरे एकदम दूध के धुले हो जाते हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं वो दागी हो जाते हैं, और उसके बाद उनको जेल की यात्रा खानी पड़ती है। तो ये आप लोगों का ईडी और सीबीआई और एंटी नारकोटिक्स, चाहे कोई भी ले लीजिए आप, ये सारे लोगों का जो आपने एक जाल बुन के रखा है पूरे देश में, वो सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए। उसके बाद आपने एक चीज कहा था अश्विनी जी कि जो शब्दों का जो है बैन लगाया गया है, उसको जो है प्रतिबंधित किया गया है संसद में।
आपको याद होना चाहिए कि जब विपक्ष में आप होते थे तो उसी शब्दों के सारे उन्हीं शब्दों का जुमला आप जो है संसद में करते थे, और हम जो है सरकार में होते हुए भी उसको स्वीकार करते थे और मानते थे। और आप उसको क्या कहते हैं आज, ये शब्द आप मत बोलिएगा। उसके बाद आप लोग उसी जो है संसद परिसर में आके धरना प्रदर्शन करते थे, स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर लेके बैठती थी, तभी हमने कभी नहीं कहा। मगर आपकी आलोचना करना ये आपको बर्दाश्त नहीं है, ये आपको हजम नहीं हो पाता है, और इसी वजह से है जो है आप एक जो है अब बोलने पे भी प्रतिबंध लगा दिए। अब किसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, अब ये तो देश ही जानता है। बहुत जल्दी ऐसा स्थिति आ जाएगा चंद्रशेखर भाई कि हम लोग श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, आज देख लीजिएगा, ये श्रीलंका का भारत से क्या जोड़ा जा रहा है, ये श्रीलंका को भारत से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जोड़ा, अब मैं इसलिए बता देता हूँ, आज इसका भी स्पष्टीकरण देता हूँ। आज जो महंगाई को लादा गया है, आज ही देख लीजिए भारत सिंह जी, भाई भारत सिंह जी सुन लीजिए, भारत सिंह जी सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी सुनता हूं। अरे कहाँ 135 करोड़, कहाँ 2.25 करोड़, थोड़ा सा तो एक कोई 135 करोड़ के ऊपर बोझा आ गया है, आज खाने के लिए ललायित हो गए हैं, तो उसके बाद ये स्थिति नहीं आएगी। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ और 135 करोड़ में फर्क है, और मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर भाई, इस बात को आज नोट कर लीजिएगा कि जो स्थिति आ गई है कि आप जो है सिर्फ बोलने पे जीएसटी नहीं लगाए हैं, बहुत वो दिन दूर नहीं है कि आप बोलने पे भी जीएसटी लगा देंगे। ठीक है दीपक जी, आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है भारतीय लोकतंत्र का। जो बात कही जाती थी अंतिम पायदान तक का व्यक्ति मजबूत होगा, वो आज हो रहा है। क्या लगता है कि जो नए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और नया राष्ट्रपति जो चुना जाना है, क्या वाकई में ये कार्यकाल कई बिल ऐसे होंगे जो चर्चित होंगे और उल्लेखनीय होंगे आने वाले समय में भारतीय राजनीति में, जिनकी चर्चा होगी? देखिए चंद्रशेखर जी, सही बात है, आपने सही कहा। आज भारतीय राजनीति जो है, चाहे भारतीय प्रजातंत्र है, मतलब बहुत गर्व की बात है। सबसे एक ऐसे इलाके से एक महिला आती है और देश की सर्वोच्च पद पे बैठती है, तो ये एक पूरी दुनिया में बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी जो ऊपर से नीचे जाने में, वो ऐसी चीजें हो सकती है। तो वर्ल्ड में और भी जगह होती है, लेकिन आज हिंदुस्तान की बात है जहाँ 135 करोड़ की आबादी है, तो इस तरह की घटनाएं जो है, सही बात है, आज इतिहास की बहुत बड़ा इतिहास बनता है। जहाँ तक बिल की बात है, देखिए जितनी है वो संसद में जो काम होते हैं, बिल पास होते रहेंगे और भी बिल आने हैं, तो उसमें तो एक संसदीय मतलब एक मर्यादा है, परंपरा है, सभी सांसदों के उससे सहमत से ये बिल पास होते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास होते हैं। उनकी एक तरह से मजबूरी होती है पास करना, एक प्रोटोकॉल भी है जहाँ उनको जो केंद्रीय समिति है, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उनके प्रस्तावों को पास करना। जहाँ पे कुछ मतभेद हो सकते हैं, वो वापस भी लौट सकते हैं, ये भी उनके अधिकार है उनके पास। लेकिन सबसे बड़ी चीज आज जो हमारी संसदीय परंपरा है, चाहे मर्यादा है, उसके साथ अधिक यही हुआ है कि राष्ट्रपति जो है एक तरह से सभी बिलों को पास करते रहे। आज ऐसे बिल 4-5 ऐसे बिल हैं जो शायद उस पे आने वाले हैं लाइन में, जिस पे बहस होगी और हमारा ख्याल है राजनीति भी गर्म होगी, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे समान नागरिक संहिता हो। तो ये सब बिल है जो शायद काफी चर्चा में आएंगे और संसद में अधिक चर्चा होगी, तो शायद ये राजनीति को और गर्म करने वाली बात होगी, उसके लिए हमें देखना है। जी अश्विनी जी, देश ने अलग अलग, पहले आप अपना जवाब कुछ कहना चाह रहे थे भरत सिंह जी से, पहले आप वो जवाब दे दीजिए। सवाल आप कर, अच्छा ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। भरत जी देखिए, आपने जो गिनाया ईडी सीबीआई, हम तो कभी उसके पीछे छिपे नहीं। अगर जांच में उनका किसके खिलाफ भी हो, आप साबित करिए, तो जेल के जांच ही बंद कर दी गई है ना अश्विनी भाई। हम तो बार बार कह रहे हैं कि उसकी जांच की जाए, आप जांच बंद कर दी गई है। नहीं, बंद हो गई है ना, आप केंद्रीय मिनिस्टर बना दिए, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं बंद हो गई है? कैसे बंद हो गई है बताइए? मैं तो होती है किसी की, अरे भाई जब तक केंद्रीय मिनिस्टर रहेंगे, जब तक वो भाजपा रहेंगे, जांच बंद होगी। आप जान लीजिए, कोई भी सरकारी कागज एक बार चलता है तो कागज ही बोलता है, हम और आप नहीं। कागज ही बोलेगा, लेकिन जब तक आपकी सरकार रहेगी नहीं बोलेंगे ना। आप ये आप कहिए ना कि नहीं बोलेंगे। अब वो क्या मुंह से निकलेगा ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ये जीवन भर रहेगा। नहीं अश्विनी जी, अश्विनी जी आप ये बताइए कि उनकी जांच को बंद क्यों किया गया है? अच्छा, उस समय मैंने YSR कांग्रेस की बात की, आपने उस पर नहीं कुछ बोला।
नहीं नहीं, वो कोई ईडी नहीं, कोई ईडी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो निकाला था उस समय ये कहा गया था कि जो स्थिति इस समय है वो सही नहीं है, देश जो वहाँ उस राज्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो जो एजेंसियां होती है उन्होंने मना किया था और इसकी वजह से हमने उनको मना किया। नहीं हमने मना किया, हमने जेल नहीं भेजा, हमने जेल नहीं भेजा है। नहीं ईडी ने तो ये आप मान रहे हैं, ये आप मान रहे हैं ना कि सीबीआई के छापे आप डलवा रहे हैं। अरे भाई सीबीआई के छापे जो है थे भाई, हमने कहा डलवाए ना, मैंने नहीं, सोनिया जी ने कहा मतलब मोदी जी डलवा रहे हैं ना सब जगह। आप मान रहे हैं ना मोदी जी डलवा रहे हैं। अब पूरे देश में जो ईडी और सीबीआई इस समय घूम रहे हो मोदी जी करवा रहे हैं ना। मानेंगे नहीं मान लीजिए ना भाई, इस समय भाई हमने डलवाया नहीं हमने डलवाया था। ठीक है भरत सिंह जी अश्विनी भाई, भरत सिंह जी राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा। अश्विनी जी हमने डलवाया था तो हमको तो बाहर बिठा दिया जनता ने। आप अब डलवा रहे हैं क्या? आप तो बता दीजिए, कबूल लीजिए कि आप डलवा रहे हैं। इस समय देश में पूरे विपक्ष के लोगों पे ईडी और सीबीआई का दबाव और उनको जेल में डालना, उनके ऊपर झूठे केस लगवाना, ये आप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? अभी आपकी जो गुजरात के एसआईटी ने दिया है कि जो है बड़े संयमित होकर खुला है। आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। देखिए भरत सिंह जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भाई, अश्विनी भाई मैं भी बड़े प्यार से सुन लीजिए। आप सुन, जवाब तो ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए अश्विनी जी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि संस्थाओं को काम करने दिया जाए, इसको राजनीति में न रंगा जाए, जो काम कांग्रेस कर रही है। और इस समय जो है जो भी काम देश में चल रहा है, देश में कोई भी, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, संस्थाओं ने आखिर ये बताइए कि आप लोगों के कांग्रेस के जाने के बाद ही इतने कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग बच्चू कडू जो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, देखिए चंद्रशेखर भाई अभी 600 करोड़ के इल्जाम को उनको जो है क्लीन चिट मिला है, अभी मिला। जैसे ही आपकी सरकार जो बनी है ना शिंदे ग्रुप को लेके और भाजपा की, उसमें बच्चू कडू को क्लीन चिट मिला। उसमें उद्धव ठाकरे के जो साले हैं उनको क्लीन चिट मिला। उसके बाद और एक जो है नेता, उनको क्लीन चिट मिला। एक नाथ शिंदे के यहाँ पे जो है नोटिस जो गई थी ईडी की, सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं सब करके? मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं सब करके? महाविकास अगाड़ी में तो 2 मंत्री जेल में हैं, उनका क्या करें फिर बताइए? बहस ये नहीं है। महाविकास आघाड़ी की सरकार इल्जाम लगाया था, और जो इल्जाम जो है देशमुख के ऊपर लगा है वही इल्जाम जो है सीपी, उस समय जो सीपी थे उनके ऊपर भी लगा है, मगर उनको जो है अभी तक जेल नहीं किया गया। दूसरी बात एक बात देखिए, सरकार चली गई है भाई भरत सिंह जी। अब लौट आते हैं राष्ट्रपति चुनाव पे। सरकार चली गई है आपकी, आप सरकार लाने के लिए या ये बताने के लिए जोर लगाइए कि क्या गलत हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, बधाई देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ द्रौपदी जी मुर्मू जी को मैं बधाई दूंगा, जीतेंगी, बहुत बहुत बधाई है। एक जो है आदिवासी महिला अगर बनती है तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए, फख्र की बात है। इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। ठीक है, मगर जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है चंद्रशेखर भाई, ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल ही जो है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के, अरे अब राष्ट्रपति चुनाव पर बात कर लेते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कमेंट किया। चलिए मैं बिल्कुल, अब आपका जवाब पूरा हो चुका है। मैं अश्विनी शाही जी के पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अश्विनी जी देखिए, जब राष्ट्रपतियों का जिक्र होता है तो आप ये जिक्र नहीं करते कि 62 में जब चीन से लड़ाई हुई थी तब जवाहरलाल नेहरू ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपनी चॉइस से उस समय राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया और राष्ट्रपति वो बने। लेकिन जब चीन से लड़ाई हुई तो कई विरोध उभर के आए और उन्होंने सरकार की अनदेखी करार दिया और फिर वीके कृष्ण मेनन को बर्खास्त कर दिया, जो कि रक्षा मंत्री थे। ये सवाल या ये इस तरह की बातें क्यों नहीं आती है सामने? देखिए, तो कई बार इसको उदाहरण कई बार मिला है। ज्ञानी जैन का उदाहरण है, जो राजीव जी को जो है किस तरीके से सरकार बर्खास्त करने की बात की थी।
और ज्यादा तो बात मैं कह रहा हूँ, द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल रहते समय, रघुवर दास जी उस समय थे, उस समय कई बिल उन्होंने वापस किए थे। तो ये तो उदाहरण मिलते रहते हैं त्रिशूल जी, और ये होना चाहिए। लेकिन हमारे संवैधानिक उसमें जो है कुछ ऐसे पावर्स इतने नहीं है, पावर्स को उनके जो है राष्ट्रपति के पावर को थोड़ा सा कम किया गया है, वहां पर उनके उस पावर को प्रधानमंत्री का ज्यादा यहाँ पर है। तो इसलिए इन सब चीजों की चर्चाएं बहुत नहीं हो पाती हैं जो आज आप कर रहे हैं। ये होना चाहिए, लेकिन वो संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है। कब जितनी है कभी कभी लोग अपने पावर का वो कर लेते हैं। लेकिन मैं 2-3 दिन से लगातार सुन रहा था कि कांग्रेस के लिए कहा जाता रहा कि दरबारी राष्ट्रपति बना दिए, ये थोड़ा गलत था ये वाक्य, लेकिन ऐसी भी चर्चाएं होनी चाहिए। देखिए कई बार लोग कांग्रेस की चर्चा किया, वहां पर तेजस्वी यादव ने क्या बोला, ये लोगों की देखिए ये भाषाई मर्यादा अब धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। और मैं तो मानता हूं कि हर दलों में ऐसे कुछ लोग हैं जो भाषाई मर्यादा भूलते जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। भाषाई मर्यादा को सबको पालन करना चाहिए और हर स्तर का पर पालन करना चाहिए। किसी के लिए अब उन्होंने बोल दिया मूर्ति नहीं चाहिए हमको। एक आदिवासी अगर पिछड़े वर्ग से आकर आपके देश में महामहिम के कुर्सी पर आसीन होने वाली हैं, जो आदिवासी समूह जो है पूरे देश में, आपने अपने आरंभिक उसमें कहा कि आज नक्सली एक समस्या हमारे देश में है। आज नक्सलियों को भी ये लग रहा है कि हम आदिवासी लोगों के बीच से भी एक महिला जाकर वहां पर महामहिम के राष्ट्रपति सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकती है। वो कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को साधने की बात की है कि जहां पर उनको ये गर्व हो सके कि हमारा भी प्रतिनिधित्व है। और अगर कोई वो बात करते हैं बांटने की, कोई बात करते हैं हिंसा की, तो एक बार सोचें कि इसी दल ने हमारे बीच से ही हमारी एक माता को, हमारी एक बहन को, जो अपने सारे परिवार को लगभग खो चुकी है, और उस औरत को मंत्री भी बनाया, राज्यपाल भी बनाया, और आज महामहिम की कुर्सी पर ले जा रही हैं। तो सबको सम्मान करना चाहिए। और तो कहता हूं कि ये जो विरोधी दल के लोग हैं, इन लोगों को बहुत सही समय था यशवंत सिन्हा जी का पर्चा वापस कराकर इनको भी एक मिसाल पेश करना चाहिए था कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव होता है देश में। क्योंकि आज देखिए पिछला चुनाव रामनाथ कोविंद जी लगभग 65-66% वोट पाए थे, और इस बार वो 70 से ऊपर बढ़ने जा रहा है। तो इस बार जो 4-5% का अंतर आ रहा है, ये अंतर जो अभी अब हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं? कहाँ ले जाना चाहते हैं? 99.83% वोटों से राजेंद्र प्रसाद जीते थे, वहां ले जाना चाहते हैं क्या? देखिए वो पहला चुनाव था, वहां ले जाना चाहते हैं क्या? आप 75 से ऊपर जाते जा रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। नहीं, आप देखिए वो पहला चुनाव था और राजेंद्र बाबू के नाम पर पूरा देश एक साथ था। उस समय जो है ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन आज देश ये समझ गया है। मैंने वही बताया कि 66% के पास उनको मिला, और ये 70-75 से ऊपर जाएगा। आप देखिएगा 75 से कम नहीं रहेगा, क्योंकि लोग जो है सारे विधायक, सारे दूसरे दलों के लोग ये सोचकर कि हाँ हमको ये काम करना चाहिए, एक दलित, आदिवासी, पिछड़े महिला को हमको अगर देश का महामहिम बनाया जा रहा है तो हमारा भी एक सहयोग होना चाहिए। ठीक है। मुन्ना खान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कांग्रेस से। मुन्ना खान जी स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। मुन्ना खान जी, एकजुट विपक्ष कितना प्रतिशत वोट पा रहा है इस बार राष्ट्रपति चुनाव में? अब जितना एकजुट रह गया, मतलब उतने की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। जितना रह गया है एकजुट, उतने की बात पूछ रहा हूँ मैं। जी, मैं पहले तो अपने मित्र का जवाब दे दूं। हमारे मित्र जो कल से आदिवासी 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 करके जो ये सीना पीट रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री जी को बोले पद छोड़कर उनको प्रधानमंत्री बनाए। ये काम आप क्यों नहीं करते? आप ये काम करो ना। कल से मैं न्यूज में देख रहा हूँ 16-17 चैनलों पे बैठा हूँ, इससे आदिवासी आदिवासी। अरे भाई आदिवासी सही बात है, लेकिन और भी सक्षम लोग हैं, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए। आपको तो सिर्फ रबर स्टैम्प का राष्ट्रपति चाहिए जो आपके कहने के इशारे पे चले। जिस तरीके से पीछे अभी आप रामनाथ कोविंद जी बने जो दलित समाज से आते थे, आप ये बताओ आपने कितने दलित समाज का
भला किया? एक का भी नाम बताओ। तो ये मन में राम बगल में छुरी रखने का काम मत करो। और मुख्तार अब्बास नकवी का भी नाम चला दिया, लेकिन उनको भी नहीं बनाया। ये भी कहिए जरा, ये भी पूछ लीजिए इनसे, ये भी पूछ लीजिए नहीं इनसे, नहीं, ये भी अब पूछ आवाज लीजिए। आपकी नहीं है त्रिशूल जी। हाँ, मैं पूछ लूँ सवाल। दीपक जी मैं आऊँगा, दीपक जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार पूछ लेता हूँ। बताइए, आप इतनी चर्चा कर रहे हैं अश्विनी जी, और ये एक सवाल इनका रह गया है कि मुख्तार अब्बास नकवी का भी नाम चल रहा है, उनको भी नहीं बनाया आपने, और जगदीप धनखड़ जी को घोषित कर दिया। ये लोगों ने तो हल्ला मचाया था कांग्रेसियों ने कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है, तो किसान के बेटे को अगर साथ दिया तो क्या हो गया? इन लोगों ने ही तो कहा था। और इनके सारी बात जितनी बातें हैं, मुन्ना भाई जरा थोड़ा सा सुन लीजिए, आवाज जवाब हो रही है। जवाब सुन लीजिए। और देश में आपने अभी रबर स्टैंप की बात की, अभी देश ने 7-8 साल पहले देखा है 10 साल तक एक रबर स्टैंप प्रधानमंत्री, जिसमें हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पावर होती है, वो रबर स्टैंप बैठे हुए थे। तो फिर अब आप लोग तो कहने लायक नहीं है इस बात को कि इस चीज को आप रबर स्टैंप आप कह रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्रपति पद की एक अपनी गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा होती है। आप लोगों ने तो प्रधानमंत्री की गरिमा को जो है तार तार करके रखा। सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, जवाब दे दो त्रिशूल जी इनका। दे दीजिए जवाब, आप जवाब अच्छा दीजिए। आप कह रहे हो मित्र हमारे की रबर स्टैंप के प्रधानमंत्री थे, मैं कहता हूँ थोड़ी शर्मिंदगी आनी चाहिए इन शब्दों में। अरे वो रबर स्टैंप के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश चलाया, नहीं हंसने की बात नहीं है, ये बेवकूफों की पहचान है, ये बेवकूफों की पहचान है हंसने की बात। नहीं देखिए, ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। नहीं ये गलत बात है, ये मुन्ना खान जी ये गलत बात है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं कर। आप भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अश्विनी शाही जी भी एक प्रबुद्ध वक्ता हैं। इस तरह आपस में मर्यादा का हास नहीं होना चाहिए। और आप नहीं हंसने चाहिए, गलत बात है। नहीं हंस रहे हैं भाई, हंसने पर किसी का क्या रोक है? आप वो हंस रहे हैं। नहीं मित्र हमारे हंस रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ पूरा देश इन पे हंस रहा है, अभी इन्हें पता लगेगा अभी थोड़ा सा। ये कह रहे हैं कि रबर स्टैंप के प्रधानमंत्री थे, उन पे जवाब तो देने दे हमें। मैं कह रहा हूँ रबर स्टैंप के प्रधानमंत्री ने जो डीजीपी था उनको उनकी आप देख लो, विकास दर देख लो, युवा के रोजगार देख लो, जो कांग्रेस के राज में जितने लोग खुशहाल थे वो देख लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूरे हिंदुस्तान से पूछो आप। ये चीज मैं कह रहा हूँ, पूछ ही रहे ना, हम काम क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं, पूछने का। जवाब तो आ नहीं रहा ना कहीं से। नहीं जवाब आएंगे सेठ जी। मैं कह रहा हूँ कि ये इतने खुश ना हुए बीजेपी के मित्र, माना कि ये कयामत है, लेकिन कयामत तक तो नहीं। तो इतनी घमंड करने की जरूरत नहीं है। दौर आते हैं, सबके बदलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जनता अभी ढूंढ रही है 2000। नहीं तो ये आपको कहाँ उड़ाना दे रहे हैं कि आपका दौर चला गया है? आपका दौर कहाँ चला गया? आपका दौर राजस्थान में है, अभी छत्तीसगढ़ में है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं नहीं दौर जाने की बात नहीं और कर रहा हूं। और देश के अनुकूल अगर ये नहीं चलेंगे तो इनका भी दौर नहीं रहेगा भाई। इसमें क्या है? क्यों दीपक राय जी? जी आपने सही कहा। अभी मुन्ना खान जी बोल रहे कि जनता खोज रही है। तो जनता ये भी खोज रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी कहाँ हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जी जो है, अरे फिर आप कह देंगे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे मत कहिए। तो सबसे बड़ी चीज है, अभी बात हो रही चंद्रशेखर जी राष्ट्रपति उस पे चुनाव पे, तो जिस तरह से संदेश गया, आप देखिए रबर स्टैंप तो हमेशा यूज किया है। अगर कहा जाए एक ही राष्ट्रपति, अगर मैं तो कहता हूँ एक ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने हिंदू बिल पे वापस कर दिया था नेहरू जी को। नेहरू जी भी कितने अड़े हुए थे। शायद ये भी न्यूज आती कि उनको बर्खास्त करने की भी उन्होंने सोच लिया था। तो उस तरह के राष्ट्रपति थे। उसमें देखिए परिस्थितियां उस समय अलग थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। विपक्ष भी आज जो है काफी स्ट्रांग हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह की जो व्यक्तित्व होते हैं, आप रबर स्टैंप नहीं कह सकते। अगर सीधा साधा आदमी, जो हमारे राष्ट्रपति का रोल है शायद उतना एक्टिव नहीं है तो देखा जाए, तो एग्जीक्यूटिव हेड जो है हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहा है। मतलब अगर आप देखिए प्रैक्टिकली, तो आप राष्ट्रपति को रबर स्टैंप नहीं कर सकते। देखिए जहाँ पे अपना राष्ट्रपति को लगता है कि ये देश हित में नहीं है, फिर तो वापस करने का अधिकार वापस हुआ भी है। कई बार ऐसी चीजें हुई है जहाँ पे वापस की गई है। तो रबर स्टैंप जो है, अगर राजनीतिक पार्टियां इस वर्ड का यूज करती तो शायद इस तरह की भाषा जो है नहीं यूज होनी चाहिए। हो सकता है कहीं के राष्ट्रपति ने भी इनके अनुकूल काम न किया हो, होता है, अपनी अपनी स्टाइल होती है काम करने की।
तो उसमें कहीं कहीं इनको शायद नहीं इनकी देखिए मैं ये आपको ये बता दूं, विपक्ष की कई बार ऐसी अपेक्षाएं रही कि सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए केंद्र की। कई बार विपक्ष ने सोचा कि राष्ट्रपति को ही कर देना चाहिए जो काम अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो, इसलिए ये कह रहे हैं ऐसा। दीपक जी आपने सही कहा। देखिए विपक्ष तो हमेशा अपने हिसाब से सोचता है कि अपनी जो उनको जो अच्छा लगे उस हिसाब से सोचता है। जब भी वही पार्टी सत्ता में रहती है तो चुप रहती है, वही पार्टी फिर विपक्ष में आती है तो फिर वो अलग करती है। तो पार्टियां तो अपने हिसाब से सोचती है उनके हित में क्या है, उनकी नीतियों के इसमें क्या है, तो वो उस हिसाब से सोचती है। उस हिसाब से वो आप चाहे इसकी न्यायपालिका की बात हो, चाहे आप राष्ट्रपति की बात हो, लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि नहीं राष्ट्रपति ने ये गलत किया, चाहे न्यायपालिका ने ये गलत किया। तो अपने अपना इंटरप्रिटेशन। अभी ईडी पे जो दोनों पार्टियां बात करती हैं कि नहीं, अभी अश्विनी साई जी बोला कि नहीं केस कोई बंद नहीं होता है, तो सही बात है। आज तक कन्विक्शन रेट देखिए ईडी और सीबीआई का तो 0.000 समथिंग है। तो दोनों हर किसी पार्टी ने यूज किया है। तो विपक्ष तो हमेशा चिल्लाता है, बीजेपी जब भी विपक्ष में रही तब भी चिल्लाई है कि ईडी सीबीआई ने गलत यूज किया है। चाहे अब कांग्रेस है चाहे और पार्टियां, वो भी जब भी चिल्ला रही है। सबसे बड़ी चीज है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज को एक कहीं न कहीं जो है आदर्श स्थिति में आना चाहिए और जितनी इस तरह की एजेंसियां हैं तो एक स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो सबको कहीं के एक कॉन्सेंसस पॉइंट आना जरूरी है, तभी भारतीय प्रजातंत्र जो आगे बढ़े। ठीक है मुन्ना खान जी, क्या अपेक्षा है मतलब आपकी राष्ट्रपति पद से कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार को बर्खास्त कर देते तब आप समझते कि राष्ट्रपति पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं? क्या अपेक्षा? नहीं चंद्रशेखर जी, मैं राष्ट्रपति से ये उम्मीद नहीं करता कि केंद्र सरकार को बर्खास्त कर दे और ये उम्मीद लेके बैठा हूं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ देश के अंदर कई बार गहन समस्या है जहां राष्ट्रपति जी की खामोशी रही। मैं यही कह रहा हूँ उस टाइम बोलना चाहिए था। कई बार कई योजना आई जो जनता के खिलाफ थी, वो उस पर भी राष्ट्रपति जी कुछ नहीं बोले। और दूसरी चीज मैं बीजेपी के मित्र से पूछना चाहता हूँ कि 8 साल आपके कार्यकाल रहे, एक भी ऐसे योजना है पास हुए आपके जिसमें राष्ट्रपति जी की सहमति हो या राष्ट्रपति जी ने विरोध किया हो? आप बताएं कि 8 साल आपकी योजना यूं ही धराधर पेश होते गए जिसमें जनता का नुकसान नहीं हुआ, जिसमें जनता ने विरोध नहीं किया? क्या मैं यही पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी को भी विरोध करना चाहिए जिस तरह से वो खामोशी उन्होंने अख्तियार किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार को बर्खास्त कर दे, राष्ट्रपति जी को करना चाहिए और ये उम्मीद लेकर के कांग्रेस पार्टी बैठी है, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज तक राष्ट्रपति जी एक भी किसी भी मसले में उन्होंने एक आवाज नहीं उठाई और एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही चिंता का विषय है। और दोबारा से बीजेपी सरकार ऐसे ही राष्ट्रपति को चुनना चाह रही है जाके वो 5 साल फिर वो खामोशी से इनकी बात सुनती रहे। मेरा ये कहना, मैं ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल की धाराशाही हो रही है। ये तो बहुत बड़ा संवैधानिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये तो आपने अश्विनी जी ये अपेक्षाएं तो कैसे पूरे कर पाएंगे आप? ये तो आपके बस की बात नहीं है इतनी अपेक्षाएं पूरी कर पाना। अब देखिए भारत के संविधान में जहां तक हम लोग जानते हैं, मैंने पहले भी कहा राष्ट्रपति जी के अधिकार कैबिनेट से पास किया हुआ राष्ट्रपति जी के पास जाता है, सदन में पास करके बिल राष्ट्रपति जी के पास जाता है। राष्ट्रपति हिंदुस्तान के बहुत कर सकते हैं तो लौटा दे सकते हैं, फिर पास करके जाएगा उनके पास और शायद तीसरी बार में अपने आप वहां से पास मान लिया जाता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो इसको आप बार बार ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति जी करें। हाँ, ये कराया गया था। मैं बताना चाहता हूं कब कराया गया। पहली चुनी हुई सरकार केरल की नेहरू जी के जमाने में 356 का दुरुपयोग करके राष्ट्रपति जी द्वारा गिरवाया गया। सुन लीजिए भाई मुन्ना खान जी, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए मुन्ना खान जी, सुन लीजिए। केरल की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा कराया गया, नेहरू जी के द्वारा। 2 उसके बाद और प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा जी हुई, राजीव जी। लगभग 100 सरकारों को 356 का दुरुपयोग करके गिराने का काम किया। ये किसने कराया? प्रधानमंत्रियों ने कराया। दुरुपयोग उस समय हुआ। हमको वो राष्ट्रपति नहीं चाहिए कि अभी आपने जो त्रिशूल जी सवाल किया कि केंद्र की सरकार ये गिरा देते। एक उसका उदाहरण मैं देता हूँ। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त की गई। चलिए ठीक है, मैं मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहां पर शांता कुमार जी की हिमाचल में सरकार बर्खास्त,
मध्य प्रदेश में सरकार बर्खास्त, भैरव सिंह शेखावत की सरकार राजस्थान में बर्खास्त। क्यों भाई? आप लोग क्या कर रहे थे? संविधान की रक्षा कर रहे थे। तीसरी चीज मैं कहता हूं, आपने कहा अभी एक सवाल मुन्ना जी कि कभी भी राष्ट्रपति जी ने विरोध नहीं किया। 77 में जब इमरजेंसी लगाई गई, सबको छांट छांट कर जेलों में डाला जा रहा था, अखबार पर प्रतिबंध था, उस समय महामहिम राष्ट्रपति से आपकी क्या अपेक्षा? एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा आपको कि 2000 नहीं, एक सेकंड मिनट बोलिए, मैं कुछ नहीं खत्म कर रहा हूं। तो अगर आप इन व्यवस्थाओं को पहले आईना उठाइए तो पहले देखिए फिर दिखाइए। जनाब गुजरात की भी कर लेते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं। बात करिए, आप स्वतंत्र हैं हिंदुस्तान। गुजरात में दंगे हुए तो क्या राष्ट्रपति ने सरकार बर्खास्त कर दी वहां? भाई साहब जब गुजरात में दंगे हुए तो कर दी आपकी सरकार, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, सरकार कर दी 2004 के बाद कांग्रेस की, नहीं 2004 के बाद कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या राष्ट्रपति जी ने बर्खास्त कर दी सरकार वहां? 2005 के बाद, 2004 के बाद सरकार आपकी आई। 5 में आप लोगों ने कितने कमीशन बिठाए, कितनी जांचें बिठाई और सरकार को बदनाम करने का काम करते रहे, जिसका उदाहरण आज तक मिल रहा है। अभी सुनिए, अभी हमने एक पीछे डिबेट किया, त्रिशूल जी थे, इनका शीर्षक ही था 30 ता, मतलब यानी 30 लाख वाली 30 ता। आज तक उसके सबूत मिल रहे हैं। प्रभु क्या करना चाहते हैं देश में आप लोग? इसीलिए देश की जनता ने आप लोगों को हाशिए पर कर दिया। और दीपक जी की बात से मैं अंत करना चाहता हूं कि जो दल एक अपना पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं दे पा रहा है पिछले कई सालों से, वो देश के बारे में ज्यादा न सोचे। हम लोग सोचने के लिए काफी है, अभी 30-40 साल हम लोग सोचेंगे। बताइए मुन्ना खान जी। नहीं 30 साल। हाँ मुन्ना खान जी त्रिशूल जी, अब बताइए। मैं कह रहा हूँ कि इन्हें, कांग्रेस के लिए इन्हें सोचने की जरूरत नहीं कि ये जो कह रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं, जब आपको पता नहीं अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष का आपको पता नहीं है। और सवाल है तीस्ता सिलवार का। मित्र हमें सुन ले मित्र, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अश्विनी जी सुन लीजिए। मुंह फाड़ के हमें भी आता है, अश्विनी लेकिन आप जी, सवाल का जवाब सुन ले। अश्विनी जी बुरा लग रहा है उन्हें, हंसी है। तीस्ता तलवार की जो बात आ रही है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ना बीजेपी का काम है। अरे गड़े मुर्दे कहाँ है? संस्थाएं आपके पास है, आप चेक करवाओ ना, वेरिफिकेशन करवाओ। आपने जो जांच बिठाई थी उसको आगे बढ़ा रही है। आपने जो जांच बिठाई थी उसको आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रहे हैं उस जांच को। क्या कर रहे हैं ये बताइए? ये तो काम कर ही रहे हैं ना मुन्ना खान जी। जो जांच बिठाई थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं ना। रोक देते तो आप कहते रोक दिया। मैं कह रहा हूं इनके किस जांच की बात करूं? क्या इनके वाड्रा के जांच की बात करूं, राहुल गांधी के जांच की बात करूं, सोनिया गांधी जी की बात करूं, या कांग्रेस के किसी अन्य नेताओं के बारे में जांच की बात करूं? ये झूठे लांछन लगा करके, जांच का बहाना दे करके कोई काम नहीं करते। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इनका झूठ परोसने का काम है, इनका काम है मन में राम बगल में छुरी रखने का। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए भाई, सुनिए। कुछ भी साबित, अरे भाई सुनिए तो मुन्ना खान जी सुनिए तो। यशवंत सिन्हा को आपने उतारा था और कांग्रेस भी उस समय, जयराम रमेश ने कहा, केसी वेणुगोपाल ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और सबने कहा और आपने उतार दिया। बाद में हेमंत सोरेन अलग हो गए, टीएमसी ने खुद उनका स्वागत नहीं किया। तो ये आप भी क्या भ्रम फैला रहे थे क्या राष्ट्रपति चुनाव में? मैं बता रहा हूँ यशवंत सिन्हा जी पहले बीजेपी के कद्दावर नेता थे, ये पूरे देश को पता तो है। आपके पास नेता नहीं था? आज बीजेपी, मैं त्रिशूल जी हमारी बात पूरी होने दे मित्र, हमारे हंस रहे हैं, एक बार बात पूरी होने दे भाई। अश्विनी जी आप मुस्कुराइए मत भाई, बिल्कुल भी। ये इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा इनके लिए। और ये सुनिए मुन्ना खान जी ये कह रहे हैं कि आप हंसने वाली बात भी नहीं करेंगे फिर। ठीक है, अब आप कहिए। हंसने दीजिए, नहीं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बेचारे का, मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप हंसने वाली बात मत कीजिए, आप गंभीरता की बात कीजिए। ये कह रहे हैं मुन्ना खान जी, अश्विनी जी कह रहे हैं गंभीरता की बात करेंगे तो नहीं हंसूंगा, हंसने वाली करेंगे तो हंसूंगा।
मैं कह रहा हूँ मित्र को हमारे हंसने दे, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। मैं ये कह रहा हूँ यशवंत सिन्हा जी पहले बीजेपी में कद्दावर नेता थे, ठीक है, उन्हें इग्नोर किया गया या क्या बात थी, इनके अंदर कले की बात थी, वापिस चले गए। आज वो अगर दोबारा राष्ट्रपति बन गए तो बीजेपी को यही वह है कि कहीं कॉलर हमारे हाथ तक ना आ जाए, इनका हाथ मेरे कॉलर तक ना आ जाए, यही डर इनको सता रहा है। इसीलिए इन्होंने धन बल जितने भी प्रयोग थे इन्होंने। अरे ये पहला आरोप आपने लगाया राष्ट्रपति चुनाव में, अभी पहला आरोप आपने लगाया है राष्ट्रपति चुनाव में। मैं आरोप की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। चलिए मैं अश्विनी जी से नहीं पूछूं, अश्विनी जी हंसने पर भी मैं जवाब देना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं कहूंगा मैं। एक लाइन हंसने पर भी एक उदाहरण देखिए, हंसने के लिए इन्होंने पता नहीं क्या कहा, बेवकूफी है और क्या क्या कहा इन्होंने। नहीं, मैंने कहा ठीक रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक सदन में अभी पिछली हमारी जो सरकार थी एनडीए, पहले यशवंत सिन्हा पर जवाब दे रहा, नहीं पहले हंसने पर दूंगा भाई, पहले हंसने पर दूंगा। चलिए ठीक है। एक नेता जो है जिनके भाषण पर आंधी आती थी और वो आता था, अचानक वो उठते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के गले लगते हैं और उसके बाद जाके अपने जगह पर बैठकर मुस्कुराते हुए आंख मारते हैं। उनको क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे, गंभीर कहेंगे, क्या कहेंगे? उनका स्वास्थ्य अच्छा है क्या कहेंगे? देखिए, जो चीज होती है, अगर आप हंसने वाली बात करेंगे तो जमाना हंसेगा। उन्होंने अपनी करनी पर जिस तरीके से आप गए थे उसको क्या कहेंगे वो बता दीजिए जरा। मुन्ना खान जी, आप यशवंत सिन्हा का आपने जवाब ही नहीं दिया। यहाँ पर दिए आरोप लगा कम जसवंत सिन्हा जी पर और राष्ट्रपति चुनाव पर कम से कम 40 डिबेट कर चुका हूँ, और किसी भी कांग्रेस का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, किसी ने धन बल और उसका कोई आरोप नहीं लगाया। ये आरोप आया नहीं है, आपने खुलासा किया है, बताइए। तो इसका खुलासा आप ही करें, कोई सबूत, कोई तथ्य आपके पास अगर हो तो हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे इस चीज को। यही जवाब हमारा रहेगा। आप बता दें कि धन बल का आपने जिक्र किया, वो बता दीजिए। ये पूरा देश देख रहा है, हमारे ये समझाने और समझने की जरूरत नहीं है। ये पूरा देश देख रहा है और पूरा देश समझ रहा है, इसीलिए पूरे देश को आप बेवकूफ समझने की कोशिश ना करें। ये जनता है, सब जानती है। नहीं, आप पूरी बात सुन ले, हमारी बात सुन ले। जिस तरह से आप डरा रहे हो, धमका रहे हो एमएलए एमपी को कि मुर्मू नहीं तो कोई और नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं धमकाया गया था किसी। ये सर्वोच्च उच्च पद पे बैठे लोगों का चुनाव है, ये मंशा उसकी जाहिर हो रही है। जो एमएलए मतदान करेंगे वो आपको डराने भाई कुछ बचा है नहीं, अब कुछ नहीं बचा है अब, ठीक है, कुछ बचा नहीं है और समय भी नहीं बचा है। अश्विनी शाही जी, दीपक राय जी, मुन्ना खान जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जो विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा था राष्ट्रपति चुनाव में, वो धीरे धीरे करके बिखरता गया और छत्रपों ने, जो छत्रप जुटे थे विपक्ष में, उन्हें लगा कि सबसे पहले अपना राजनीतिक हित जरूरी है बजाय विपक्ष की एकजुटता के। और शायद इसी का आलम यह है कि आज जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, एनडीए के प्रत्याशी को लेकर एनडीए 75% के आसपास वोटों के लिए आश्वस्त है, वहीं विपक्ष को लग रहा है कि ये साफ हार हो चुकी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएन वीडियो।